हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से। आप सभी को पता है कि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो 2,4 होता है। मतलब के शेल में 2 और एल शेल में 4। अब आप सभी को पता है कि अगर किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो उसके जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर एक शेल में है वो कंप्लीटेड होने चाहिए। बट यहाँ पे जो एल शेल होता है ना, एल शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तभी वो एलिमेंट स्टेबल होता है। बट यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन के पास दो सीन्स हो जाते हैं, या तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स वो और गेन कर ले ताकि वो टोटल 8 बना ले, या ये जो 4 इस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको लूज कर दे। तो आइए देखते हैं होता क्या है। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है और वो C4 नेगेटिव अनायन बन जाता है, तो जो न्यूक्लियस होता है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही थे और 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने और ले लिए। तो ये जो कार्बन है ना ये होल्ड नहीं कर पाता एक पर्टिकुलर बाउंड्री में जो इसका न्यूक्लियस होता है। वहीं अगर ये जो कार्बन है, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके C4 पॉजिटिव कटायन बन जाए, तो हर एक इलेक्ट्रॉन को ना निकालने के लिए भी वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो भाई कितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि एक पर्टिकुलर एटम इतनी ज्यादा एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करेगी। अब यार ये तो बड़ी बड़ी दिक्कत हो गई कि आखिर कार्बन स्टेबल कैसे हो। तो कार्बन क्या करता है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे नंबर ऑफ एटम्स या कार्बन के एटम्स या किसी भी एलिमेंट के एटम्स हो उनके साथ शेयर कर लेता है। तो आइए पहला केस देखते हैं। आप देखेंगे H2 मॉलिक्यूल का, मतलब हाइड्रोजन गैस का। तो आप सभी को पता है जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वहीं हाइड्रोजन के भी। अब हम बात करें कि हाइड्रोजन में सिर्फ के शेल होता है ना, क्योंकि उसका 1 है एटॉमिक नंबर। तो के शेल की लिमिट होती है 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं तो भाई इस पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा। तो ये तो स्टेबल हो गया भैया जी, बट ये तो अनस्टेबल ही रह गया। हम क्या चाहते हैं कि दोनों स्टेबल हो, तो हमने क्या कर दिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल दिया। इसका मतलब कि ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन से अपना काम चला रहा है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी सेम दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को यूज करके अपने आप को स्टेबल बना रहा है। तो ये हो गया कोवलेंट सिंगल बॉन्ड। आप देख सकते हो, ऐसे हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज द डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। अब जो ऑक्सीजन होता है ना उसकी एटॉमिक नंबर होती है 8, मतलब 2,6। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे भी 6 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन से शेल में है, एल शेल में। एल शेल में चाहिए हमें 8, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको यहाँ चाहिए और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट अगर हम इंटर एक्सचेंज कर दे कि इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो यार ये तो और अनस्टेबल बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने दे दिए कि मैं शेयर करता हूं तुम्हारे साथ, और ये वाला ऑक्सीजन का एटम भी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए ताकि वो शेयर कर सके। तो आप देख सकते हो यहाँ अगर हम ऑक्टेट रूल यूज करें, ऑक्टेट रूल मतलब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो ये इसका ऑक्सीजन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8। वैसे आप दूसरे का भी काउंट कर सकते हैं। थर्ड केस इज फॉर नाइट्रोजन एटम। जो नाइट्रोजन होता है ना, इनका जो हम एटॉमिक नंबर देखें तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, जबकि होने कितने चाहिए, 8, मतलब 1 2 3 एक्स्ट्रा हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 नाइट्रोजन के एटम क्या करते हैं, बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है हर एक एटम। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन जो है ना हमारे नेचर में बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, बट हमें 10th में क्या पढ़ना है, डायमंड, ग्रेफाइट और C60 बकमिंस्टर फुलरिन। ये जो है इसके बारे में आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन होनी चाहिए कि आप देख सकते हो ये जो है ये हेक्सागोनल शेप का होता है, और हमें जो मेन पढ़ना है दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो आइए कुछ डिफरेंसेस और जान लेते हैं। डायमंड जो है इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, ये आप सभी को पता होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो एक 3D स्ट्रक्चर होता है। याद रखिए डायमंड और ग्रेफाइट के डिफरेंसेस बहुत आते हैं, मैंने सैम्पल पेपर में देखा है। जैसे आप देख सकते हो ये जो है ना ये टेट्रागोनल रिंग्स बनाता है और ये एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है।
पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाइल गुड थर्मल कंडक्टिविटी। जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेता है। अब इसका रीजन भी मैं आपको समझाऊंगी क्यों 4 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं एंड वॉट एवर इट इज। ये पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है बट थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी करता है। इसकी जो डेंसिटी होती है ना ग्रेफाइट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। वही टॉकिंग अबाउट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 2D स्ट्रक्चर होता है। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, 3 covalent bonds, density is less and it is used as a lubricant। अब बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि why it is used as a lubricant, क्योंकि 2 डिफरेंट लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट के बीच में ना बहुत वीक वॉन्डरवॉल्स फोर्स होता है, जिसकी वजह से दीज यू नो व्हाट दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, इसलिए हम इसको ल्यूब्रिकेंट की तौर पे यूज करते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब आप सभी के मन में आएगा कि यार इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, अराउंड ऑलमोस्ट 118, तो हम आखिर कार्बन ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि कार्बन इज एवरीवेयर अराउंड अस। अब आखिर ये कार्बन क्यों है हमारे इतना ज़्यादा आसपास? क्योंकि कार्बन ना की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें पढ़नी है। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब कार्बन जो है ना, आपको कोई एक्सटर्नल कैटलिस्ट नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे या कुछ करे, ये ऑटोमेटिकली लिंक कर जाते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग इज नोन एज कैटिनेशन। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी मतलब अगर हम देखें कार्बन में, तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब वो 4 डिफरेंट चीज़ों के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या वो ऐसे 2 डबल बॉन्ड्स बना सकता है, या वो एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है। एंड द थर्ड रीजन विच आई डोंट थिंक सो इट इज मेंशन्ड हियर, इट इज कि जो कार्बन के एटम का साइज होता है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो इससे जो न्यूक्लियस है ना वो इजीली होल्ड कर पाता है नियर बाय। अगर वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो उस इलेक्ट्रॉन को कार्बन का न्यूक्लियस इजीली होल्ड कर पाता है। अब ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है ना, ये सिर्फ हमने कार्बन में नहीं देखा है, यू कैन इवन सी इट इन फॉस्फोरस P4 एंड S8, बट सबसे ज्यादा कार्बन में होता है। दीज शो कैटिनेशन बट टू एन लेस एक्सटेंट। Coming on to the next topic, which is hydrocarbons. What is hydrocarbons? Hydrocarbons are the compounds which are made of hydrogen and carbons. हाइड्रोजन एंड कार्बन के बने इसलिए हाइड्रोकार्बन। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं कैसे, एक तो होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की बात करें तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर जो हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है ना, इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इसको हम कहते हैं अल्केन। ये बात याद ध्यान रखिएगा कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करें तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हो। अगर उसमें डबल बॉन्ड्स है तो वो होता है अल्कीन, और अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो वो होता है अल्काइन, विच इज YNES। अल्काइन से उसका सफिक्स होता है। अल्कीन का अगर हम जनरल फॉर्मूला बात करें, इट इज CnH2n एंड अल्काइन का इट इज CnH2n-2। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में इट इज अल्केन, अल्केन मतलब CnH2n+2, अल्कीन मतलब CnH2n, और अल्काइन मतलब CnH2n-2। -2 फिर कुछ भी नहीं, और फिर मतलब +2 कुछ भी नहीं, और फिर -2। नेक्स्ट टॉपिक इट इज प्रीफिक्सेस। अब आपने जो भी, जैसे ये अल्कीन है, अल्काइन है, अब यहाँ पे आप N देख सकते हो, तो N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट। तो अब एक बार बताओ, जैसे हर एक इंसान का नाम होता है, वैसे कुछ कंपाउंड्स का भी तो नाम होता होगा, वरना हम इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, इनको हम नेम कैसे करते हैं? अगर उसके बीच, अगर उस उस कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसका स्टार्टिंग का नाम ऐसे स्टार्ट होगा, मेथ। अगर उसमें 2 कार्बन है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो नॉक, 9 है तो नाइन और लाइक नॉन, एंड 10 है तो डेक। अब हम बात करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये बहुत ज़्यादा इजी, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो अभी आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है 3rd चैप्टर में पढ़ा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें आपने आयोनिक बॉन्डिंग शेयर की थी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे हो रही है, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो रहा है। यहाँ आपको सेम चीज़ जो हमने ऊपर किया आपको वो दिखाना है कि कार्बन है, देखो कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं,
लाइक एक 3 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ, फिर इस कार्बन ने एक इस कार्बन के साथ और 3 ऐसे सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं। इसको ये जो चीज़ है इसको मतलब नॉट दिस लुईस डॉट स्ट्रक्चर, बट हम अगर इस कंपाउंड को ड्रॉ करें तो हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ इथीन है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे, जैसे CH4। CH4 में कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स है? 1, तो मेथ आ गया। अब CH4 है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो क्या कहीं भी आपको सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, अल्केन, तो मिथेन बन गया। वैसे ही इथेन की बात करें तो कितने कार्बन एटम्स है? 2, इसका मतलब इथ आ गया। और कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है, ये मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन आ गया। ऐसे आप पूरा टेबल देख लीजिएगा। अब अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, वी हैव फ्यू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अगर स्ट्रेट चेन है तो ये देखो ऐसे दिखेगा, अगर ब्रांच्ड है तो कहीं ना कहीं कार्बन जो है वो जाके मतलब 2 डिफरेंट ब्रांचिंग्स में टूट जाएगा। साइक्लिक सैचुरेटेड, मतलब देखो ये तो साइक्लिक है, मतलब एक क्लोज्ड लूप में है। सैचुरेटेड है इसका मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड्स की प्रेजेंट है। वही साइक्लिक अनसैचुरेटेड, ये जो डायग्राम है ये बेंजीन का है, ये याद कर लीजिएगा, ये आता है एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमर्स। तो आइसोमर्स हमें 10th में पढ़ने, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये क्या होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लें तो C4H10। अब एन था मतलब अल्केन, तो CnH2n प्लस 2, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 2 C4H10। अब आप अगर इसको काउंट करो और इसको काउंट करो, बिल्कुल सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। बस हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स एक स्ट्रेन में थे, हमने एक कार्बन एटम को हटाया। अब हम इससे इस कोने से हटा रहे हैं, हम इसको किसी भी साइड पे नहीं ब्रांच लाइक अटैच कर सकते, तो मतलब हम इसे इस कार्बन पे अटैच नहीं कर सकते, हम इसे यहाँ कर सकते हैं और यहाँ कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इस CH3 को, मतलब अगर हम सिर्फ इतना देखें, CH3 को निकाल के यहाँ, मतलब हमने यहाँ से CH3 निकाला था और हमने यहाँ लगा दिया, तो ये बन गया हमारा एक आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। अब हम ऐसे आते हैं आइसोमर्स ऑफ पेंटेन पे। तो आइसोमर्स ऑफ पेंटेन में वी हैव 3 डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, यू गाइस कैन सी। अब बात याद होगा कि हम इन्हें नेम कैसे करते हैं। तो एक बार जब हम नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे उसके बाद यू गाइस कैन इजीली नेम इट, ओके। आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन मतलब C6H14, C6H14 मतलब 6 कार्बन एटम्स है और 14 हाइड्रोजन है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोमेनक्लेचर। अब जो नोमेनक्लेचर होता है ना, इट इज द सिस्टम ऑफ अलाइनमेंट्स ऑफ नेम गिवन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब जैसे एक इंसान के बहुत सारे नाम होते हैं, है ना, बट वो हमारा जो दोस्त है वो स्कूल में है, हम इजीली उसको बता सकते हैं इसका नाम बिट्टू भी, इसका नाम गोलू भी है। बट अगर हम ऐसे देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, तो भाई पूरी दुनिया भर में इसके बारे में स्टडीज हो रही है, तो सबका अलग अलग नाम, हम कैसे इंफॉर्मेशन को कन्वे करेंगे, है ना। तो इसलिए हमारे पास नोमेनक्लेचर होता है। एक बार थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। नोमेनक्लेचर पढ़ने के लिए आपको फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ये ना कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी कंपाउंड में आप अटैच कर दो तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देते हैं। मतलब अगर 5 मेरे पास कंपाउंड्स है और पांचों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो इन सबके भले फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगे बट इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो बिल्कुल सेम होंगे। तो अगर हम कुछ बात करें जैसे हैलो अल्केन्स मतलब आप सभी को पता है जो हैलोजन ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, क्लोरो ब्रोमो और एक यहाँ पे आयोडीन का भी आता है विच इज आइडो। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना अगर ये ClBr या IO एडेड है तो इनका जो प्रीफिक्स है क्लोरो ब्रोमो एंड आइडो, इसको हमें पूरे नाम से पहले लगाना पड़ता है। वहीं ये जो 4 बाकी के हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है इसके साथ उल्टा सीन हो जाता है। अगर किसी भी ग्रुप में OH मतलब विच इज अल्कोहल अटैच्ड होता है तो ये जो OH होता है ना इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ऑल, जैसे पेंटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, मेथानोइक एसिड जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, तो ये हम लास्ट में अटैच करते हैं। वैसे ही है नेक्स्ट वी हैव एल्डिहाइड इज CHO, C डबल बॉन्ड O एंड H। कीटोन के लिए वी ओनली हैव C डबल बॉन्ड O एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज C डबल बॉन्ड O OH। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप यहाँ पे सफिक्स की पूरी टेबल देख सकते हैं। अगर हैलो अल्केन्स है तो क्लोरो ब्रोमो आइडो, अल्कोहल है तो ऑल, एल्डिहाइड है तो अल, कीटोन है तो 1,
कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, अगर अल्कीन है मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ईन लग जाएगा, और अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो यीन लग जाएगा। ठीक है, ये आप सभी को समझ आ जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। जो हम कैसे नोमेनक्लेच मतलब कैसे किसी का भी नाम रखते हैं कंपाउंड का, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो काउंट करने पड़ते हैं। मतलब मान लीजिए अगर 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो इसका नाम कहीं ना कहीं हेक्स से स्टार्ट होगा। अब हमें फंक्शनल ग्रुप देखना है ना। अब फंक्शनल ग्रुप तो अल्कोहल भी हो सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कीन, अल्काइन, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि कहीं इसमें ट्रिपल बॉन्ड था, मतलब अल्काइंस का फंक्शनल ग्रुप है, मतलब YNE, तो हेक्साइन। ये आप सभी को समझ आ गया होगा। ओके, दिस इज वेरी इजी। अब जो सेकंड रूल है हमारा वो ये स्टेट करता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंपाउंड है उसमें हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो और उसमें 6 है तो वो हेक्सेन हो जाएगा, है ना। बट उसके साथ एक अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, मतलब प्लस OL होगा। बट वो OL कैसे ऐड होगा, हम E हटा देंगे। मतलब ऐसे AEIOU अगर यहाँ प्रेजेंट होता E के बदले, तो हम इस E को डिस्प्लेस करके ये HEXANOL ऐड कर देंगे। वैसे अगर एल्डिहाइड होता तो E के बदले AL आ जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो E के बदले ओइक आ जाता, है ना। दिस इज वेरी इजी, दीज आर फ्यू ऑफ द कंपाउंड जिसकी हम कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, आप इसका फंक्शनल ग्रुप देख सकते हैं, क्या है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, है ना। अब हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5, वी हैव 5 कार्बन एटम्स, विच मीन्स कि ये है पेंटानोइक एसिड। वैसे ही बाकी के सारी चीज़ें आप होमवर्क है, आप एक बार ट्राई करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। सो या एवरीवन, द नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। अब आखिर ये होमोलोगस सीरीज जो है ये होता क्या है। अब जैसे आप सभी ने देखा था कि एक फंक्शनल ग्रुप, मतलब जैसे अल्कोहल है, अगर मैंने 5 डिफरेंट कंपाउंड्स में अगर एक सेम फंक्शनल ग्रुप डाल दिया तो उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी। वैसे ही अगर कोई 2 5 और इन्फिनिटी नंबर ऑफ कंपाउंड्स एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज के अंडर आ रहे हैं, इसका मतलब उन सभी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेंगी। अब ये जो होमोलोगस सीरीज होती है ना, ये स्टार्ट कैसे से, हम अगर अल्केन की बात करें तो CnH2n। अब अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम n को पुट हमने 1 कर दिया तो हमें पास CH4 आ गया। फिर ये जो होमोलोगस सीरीज होती है ना, ये डिफर करती है बाय CH2 यूनिट और 14 AMU। 14 AMU कैसे आया, एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 AMU, और कार्बन का मास 12, सो 12 + 2 14 AMU। अब अगर हम इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जैसे ही आप इनमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जैसे CH4 है, C2H6 है, वैसे आप जैसे जैसे C3 C4 C12 C15 C इन्फिनिटी तक जाओगे, वैसे ही इनकी जो एक ग्रेडेशन दिखता है आपको, इनके जो प्रॉपर्टी होती है सॉल्युबिलिटी के प्रॉपर्टी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में एक ग्रेडेशन दिखता है आपको। नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न इज कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न करता है तो इट रिलीजेस CO2, हीट एंड लाइट प्लस H2O। जैसे C + O2 को आपने अगर अगर कार्बन को ऑक्सीडाइज किया तो वी विल गेट CO2 + हीट एंड लाइट। अगर जैसे CH4 बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यू विल गेट CO2 + H2O + हीट एंड लाइट। CH3 CH2OH जिसको हम C2H5OH भी कह सकते हैं, तो कार्बन कितना है, 2, इसका मतलब इथेनॉल, CO2 + H2O + लाइट। अब अगर हम बात करते हैं जो डू यू नो वाला बॉक्स है कि वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विथ और विदाउट अ फ्लेम। अब आप सभी ने देखा होगा कि जो आपकी गैस वाली बर्नर होती है ना, उसके अंदर स्मॉल 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 होल्स होते हैं। क्यों, ताकि प्रॉपर ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल हो सके। और ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल जो हम LPG यूज करते हैं ना, उसमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा कि जो कोल है, अगर आपने उसको आग लगाया स्टार्टिंग में तो उससे वो आग से फ्लेम दिखी, बट उसके बाद वो रेड येलो मतलब रेडिश कलर का हो गया। वैसा क्यों होता है, क्योंकि एक कंपाउंड के अंदर एक वोलेटाइल सब्सटेंस होती है, वो गैसेस होती है, एक्चुअली वोलेटाइल गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जो जब बर्न हो जाता है तो अब कोई वोलेटाइल सब्सटेंस ही नहीं बचा कि वो बाहर दिखे कि बर्न हो रहा है, फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि जो कोल है या जो भी सब्सटेंस है वो ग्लो करना स्टार्ट कर जाता है। अब जो इस भी कलर से वो ग्लो करता है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। जैसे आप अगर कोल देखोगे तो कोल रेडिश ऑरेंज कलर से ग्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए, इथेनॉल
ऑक्सीडेशन जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अगर हम ये जो इथेनॉल होता है हमारे पास C2H5OH, अगर हम इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलीन KMnO4 प्लस हीट और एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये जो एसिडिफाइड और ये एल्कलीन, यहाँ पे हमने पोटेशियम परमैंगनेट और डाई पोटेशियम क्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किया है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके इथेनोइक एसिड में चेंज कर देते हैं। अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन अब होती किन कंपाउंड्स में, हमारे पास दो तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, एक सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब ये जो एडिशन रिएक्शंस है ना, ये हम करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, मतलब अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम क्या करते हैं कि एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हमने हटा दिया और फिर उसी बॉन्ड में, एक बार बताओ, एक सिंगल बॉन्ड था मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों एटम्स का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन पे हमने एक एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया। तो यहाँ जो है, आप जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक एक्स कंपाउंड है जिसमें दो कार्बन एटम्स हैं और उनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो हमने निकल को एक कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया, प्लस H2 कर दिया, तो यहाँ पे हमें ये कंपाउंड मिल गया। अब उसके बाद हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये शो करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, ये ज़्यादातर इनर्ट होती है अपनी प्रेजेंस में और अनरिएक्टिव होते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर हम क्लोरीन डाल दें तो मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, आप CH4 का स्ट्रक्चर बनाना, C और 4 H इसके अराउंड प्लस Cl2, तो एक Cl और एक H तो आपने HCl में लगा दिया, और तो यहाँ पे CH3 बचेगा, क्यों? क्योंकि आपने एक H Cl को दे दिया, अब एक Cl तो बचा रहा ना, तो CH3Cl। ऐसे ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, ये कंटिन्यू होता जाता है। CH3Cl इज ऑल्सो नोन एज, जो हम यूज करते हैं इन किडनैपिंग एंड ऑल, आप सबने देखा होगा क्लोरोफॉर्म जब मूवीज वगैरह में देखते हैं। ऐसे जो CH3Cl है, अब ये एक बार बताओ, एक H और कम हो गया तो CH2Cl2 प्लस HCl, फिर ये क्या हो जाएगा, CH2 था तो CHCl3, फिर और क्या होगा, वापस एक हाइड्रोजन जो बचा था वो चला जाएगा तो CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम दो इंपॉर्टेंट कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। पहले बात करते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जो है इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करें 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड हम ले लें पानी में, तो हम उसको वेनेगर कहते हैं। इसको हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज करते हैं, आप सभी को पता है वेनेगर को प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज करते हैं, तो इथेनोइक एसिड को भी हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज करते हैं। अब जैसे ये जो इथेनोइक एसिड होता है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 290 केल्विन होता है, ठीक है। अगर आपको सेल्सियस में चेंज करना है तो यू कैन इजिली चेंज इट, नो इश्यूज। आप ये जो है ना, ये विंटर के टाइम में जहाँ ठंड होती है वहाँ पे हल्का हल्का फ्रीज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये ना बिल्कुल पहाड़ों वाला सीन सा एक क्रिएट हो जाता है, इसलिए हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अब इथेनोइक एसिड के साथ हम क्या कर सकते हैं, ईस्टरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ईस्टरिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर क्या होता है, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। तो हमने क्या किया, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल का रिएक्शन करवा दिया। अब इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं, तो ये एक ईस्टर बना देता है प्लस H2O। अब इसकी ट्रिक क्या याद कर सकते हो आप कि CH3CO है, तो ये तो पूरा नेगेटिव कटायन अनायन है, और ये H जो है ये पॉजिटिव है, मतलब ये कटायन है। वैसे ही CH3, अब इसमें भी आप देख सकते हो कि CH3 CH2 को एक साइड कर दो और OH को नेगेटिव कर दो, तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, ऐसे करके ये ईस्टर बन जाता है प्लस H2O बन जाता है। नेक्स्ट थिंग विच वी हैव कि अगर हम इस ईस्टर को हाइड्रोलिसिस कर दें, इस ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दें, हाइड्रोलिसिस मतलब H2 में ऐड कर दें विद द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये हमको वापस से इथेनॉल और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वापस कर देता है। कार्बोक्सिलिक मतलब इट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ वॉट एवर एसिड यू यूज, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हम रिएक्शन विद अ बेस, हम पढ़ रहे थे इथेनोइक एसिड, अगर हम इथेनोइक एसिड को NaOH विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ एल्कली ऑल्सो, अगर हम रिएक्शन करवा दें तो हमारे पास सोडियम इथॉक्साइड प्लस H2O फॉर्म होता है। नेक्स्ट थिंग इज रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो ये एक एसिड प्लस बेस क्या फॉर्म करता है, जैसे ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है या कार्बन, तो आप सभी को पता है कि एसिड प्लस एनी मेटल का कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या फॉर्म करता है, H2O प्लस CO2 प्लस द सॉल्ट ऑफ वॉट एवर
एसिड वी आर यूज, तो यहाँ मतलब वॉट एवर बेस वी हैव यूज, तो यहाँ पे 2CH3CONA मतलब सोडियम इथोनेट प्लस H2O प्लस CO2। अब हम बात करते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है कि ये जो सोप्स होते हैं ये लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड के चेन्स होते हैं, वही जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये लॉन्ग चेन्स होते हैं किसके, अमोनियम या सल्फेट सॉल्ट्स के। अब और एक डिफरेंस क्या आ जाता है कि जो सोप्स है ये हार्ड वाटर में काम नहीं कर पाता, वहीं डिटर्जेंट कर पाता है। ये जो सोप्स होता है ना, सोप्स हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो हार्ड वाटर होता है। तो जो सोप्स होते हैं ना, सोप्स के एटम्स और जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो उस कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन को साथ रिएक्ट करके स्कम बना देते हैं, इसलिए हार्ड वाटर में हमें बहुत ज़्यादा सोप यूज़ करना पड़ता है। भाई डिटर्जेंट वर्क्स इन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर बोथ। अब हम एक बार क्लेंजिंग एक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है ये आप देख सकते हो, ये एक सोप है डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल है, इसका ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब इसको पानी से प्यार है, और इसका जो टेल है इट इज हाइड्रोफिलिक, मतलब जिसको पानी से डर लगता है। तो मान लीजिए ये आपका कोई क्लोथ है, क्लोथ के ऊपर यहाँ पे एक हमने कोई भी डर्ट मॉलिक्यूल है, तो ये जो हाइड्रोफिलिक एंड है इसका, मतलब जिसको प्यार है वो तो बाहर की साइड रहेगा, बट जो हाइड्रोफोबिक है वो अंदर घुस जाता है, अलाइन हो जाता है विद द डर्ट, और फिर इवेंचुअली एक आप देख सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, और फिर आपको इस कपड़े को झटकना पड़ता है। आपने देखा होगा इसको बार बार आप रगड़ोगे तो ये इजीली निकल जाता है और इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट डर्ट के तौर पे बाहर आ जाता है। सो या हियर दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। इसके अलावा आई गारंटी यू कि कुछ भी नहीं आएगा चैप्टर में। और एक चीज नोट कर लेना कि अगर आपके पास ये जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अगर इनमें पूछ लिया कि कोई एक्टिविटी बताओ जिससे यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम, तो एक एक्टिविटी है ब्रोमीन वाटर की। जैसे आप सभी को पता है कि सैचुरेट मतलब कि सब्स्टिट्यूशन कौन शो करता है, substitution is showed by saturated compounds and addition reaction is shown by unsaturated। तो जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ना ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, तो इनका कलर ब्राउन हो जाता है, वही जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो नहीं करते हैं। सो विद दिस वी एंड द चैप्टर। थैंक यू सो मच एवरीवन।